तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये अचानक दौरा शुरू हो गया। इस टाइम वो लेटे हुए हैं, लेकिन ये बैठे वक्त भी हो सकता है, खड़े होते वक्त भी होता है, किसी टाइम भी हो सकता है। तो इस केस में हमें आसपास टेबल पे जो भी चीज़ें हैं, ये एक बॉटल पड़ी है, इसको साइड पे उतार के रख देंगे। आसपास में जो तकिया है, तकिए को निकाल देंगे। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो उसे हम नीचे लेटा देंगे कि कुछ झाग या फ्रॉथिंग या उल्टी तो नहीं कर दी। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप इमीडिएटली एक रुमाल ले लेंगे और उसका मुंह साफ कर देंगे। ऐसी कंडीशन में हम बिल्कुल भी उंगली डालने की कोशिश नहीं करेंगे या कुछ चम्मच डालने की कोशिश नहीं करेंगे या मुंह के अंदर डालने की कुछ जरूरत नहीं करेंगे। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर सुमित धवन जी के पास, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और आज वो लाइव हमें बताएंगे कि कैसे दौरे को हैंडल किया जाए। घर में अगर किसी को दौरा पड़ता है, बच्चों को या बड़ों को, तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुमित। थैंक यू राजेंद्र जी। दौरे को कैसे हैंडल करें घर में? कभी भी किसी को भी दौरा पड़ सकता है, अलग अलग इसका कोई ऑलरेडी हम दौरे पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जो देखी जा सकती हैं, लेकिन उसको हैंडल कैसे किया जाए वो बताइए, क्योंकि बात करके बताना और लाइव बताना बिल्कुल अलग चीज होती है। सबसे मोस्ट दौरा आना कभी भी एक इमरजेंसी होती है, एक डरावना सीन होता है। हम ये नहीं चाहेंगे कभी किसी को ऐसी सिचुएशन आए, बट ज़रूरी रहता है कि ऐसा कुछ हो तो आपको घर पे क्या करना है, इमरजेंसी कैसे हैंडल करना है वो आपको बताएं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि इमरजेंसी में क्या करना है। अभी हमारे साथ हमारे साथीदार हैं, ये आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे फिट्स या दौरे में होता क्या है और उसे हम मैनेज कैसे करने वाले हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये अचानक दौरा शुरू हो गया। इस टाइम वो लेटे हुए हैं, लेकिन ये बैठे वक्त भी हो सकता है, खड़े होते वक्त भी होता है, किसी टाइम भी हो सकता है। ऐसे होते वक्त क्या होता है कि बंदे के हाथ पैर टाइट पैर हो जाते हैं, दांत टाइट हो जाते हैं, बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा रहता। ऐसी सिचुएशन बैठे वक्त हो गई तो बैठे बैठे बंदा कुर्सी से गिर भी सकता है, खड़े खड़े गिर के चोट लग सकती है। तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम रहता है कि हमें इंजरीज प्रिवेंट करना। तो इस केस में हमें आसपास टेबल पे जो भी चीज़ें हैं, ये एक बॉटल पड़ी है, इसको साइड पे उतार के रख देंगे। आसपास में जो तकिया है, तकिए को निकाल देंगे। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो उसे हम नीचे लेटा देंगे। तो सबसे पहले उसे बंदे को डेंजर चीज़ों से फ्री कर देना है। दूसरा, हम इमीडिएटली घड़ी देख लेंगे हाथ में कि टाइम कितना हुआ है। एग्जैक्ट हमें टाइम देखना ज़रूरी है कि कितने टाइम पे दौरा स्टार्ट हुआ है, बिकॉज हमारा ट्रीटमेंट, सारा ट्रीटमेंट टाइम के हिसाब से होगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, हम इमरजेंसी में साथ वाले जो है उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इमरजेंसी में कॉल कीजिए और उनको इमरजेंसी मेडिसिन के लिए उनको देखने के लिए बोलेंगे। तो मैं बोलूँगा, राजेंद्र जी आप प्लीज़ इमरजेंसी 101 पे प्लीज़ कॉल करेंगे तुरंतली और एम्बुलेंस के लिए बुलाने की तैयारी करेंगे। हर बार या ड्यूरेशन ज़्यादा हो तब दौरे की फर्स्ट रहेगा कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प मतलब आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा बंदा लगेगा जो आपको इमरजेंसी में हेल्प कर पाएगा। आप घर में से भी किसी को भी बुला सकते हैं। तो इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि हमें इमरजेंसी से डेंजरस चीजें निकाल देना, इमरजेंसी स्प्रे के लिए ढूंढना। अभी अचानक हमारा माइंड चलेगा नहीं उस टाइम में कि हमारी इमरजेंसी दवा कहाँ पे पड़ी है। तो मैं राजेंद्र जी को बोलूँ, राजेंद्र जी फर्स्ट ड्रॉवर में ऊपर मेरी दवाई पड़ी हुई है, उसका नाम है मिडाजोलम स्प्रे, आप वो तुरंत लेके आएंगे। तो इसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर चाहिए कि दवाई कहाँ पे पड़ी है, कौन से ड्रॉर में पड़ी है और क्या नाम है, ताकि आप किसी भी हेल्प को भी, मेड को भी बोलोगे या ग्रैंड पेरेंट्स को भी बोलोगे तो वो तुरंत उस दवा को। लेकिन अगर पहली बार किसी को दौरा पड़ा है तब तो दवाई भी घर पे नहीं होगी, तब क्या करें? राइट। अब जैसे मैं आपको बोला, सबसे पहले हमारे को टाइम देखना है, डेंजरस चीजें निकाल देनी है और सबसे पहले देखना है कि पेशेंट सांस ले रहा है या सांस नहीं ले रहा है। सांस लेने के लिए दो चीज़ें देखते हैं, हम ब्रीदिंग चेक करते रहेंगे कि ब्रीथ ले रहा है नहीं ले रहा है, या हम नाक के आगे हाथ रख के देख सकते हैं कि ब्रीदिंग ले रहा है नहीं ले रहा है। लेकिन ये फील करना काफ़ी डिफिकल्ट काम है, तो हम सबसे बेस्ट एडवाइस देते हैं कि ब्रीदिंग एफर्ट्स की तरफ फोकस करें कि अभी बंदा ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें ब्रीदिंग मूवमेंट्स क्लियर कट दिख नहीं रहे। अब इमरजेंसी में हमारा दिमाग चलता नहीं है, हम बहुत पैनिक की सिचुएशन में रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट रहता है शॉट ऊपर कर लें और उसकी तरफ देखेंगे आप कि ब्रीथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ब्रीथ कर रहा है तो हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कुछ झाग या फ्रॉथिंग या उल्टी तो नहीं कर दी। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप इमीडिएटली एक रुमाल ले लेंगे और उसका मुंह साफ कर देंगे। ऐसी कंडीशन में हम बिल्कुल भी उंगली डालने की कोशिश नहीं करेंगे या कुछ चम्मच डालने की कोशिश नहीं करेंगे या मुंह के अंदर डालने की कुछ जरूरत नहीं करेंगे हमारा, और ना ही मुंह खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीजर के दौरान दांत एकदम टाइट है, हम कितना भी कोशिश करें वो खुलने नहीं वाला है।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, हम चेक करेंगे कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो उसको बोलते हैं चेकिंग फॉर अराउजल। उसको चेक करने के 3 तरीके होते हैं। आप चिमटी मार के देख सकते हो, हम चिमटी मार रहे हैं, उनके कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, या हम उनके शोल्डर जो चेस्ट पे अंगूठे से प्रेस करेंगे और देखेंगे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, या हम आंखों के इधर ऐसे जोर से प्रेस करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फिट चल रहा है तो पेशेंट किसी भी कंडीशन पे चिमटी मारने पे, सुई लगाने पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, हाथ पैर टाइट नहीं है, उसको चिमटी मारने पे वो कुछ ना कुछ हालचाल दिखाएगा। अब जैसे कि हम देख रहे हैं अब 1 मिनट हो गए हैं और हाथ पैर अभी टाइट नहीं है, इसका मतलब है अभी सीजर बंद हो गया है। सीजर अगर बंद हो गया है तो हमें कोई इमरजेंसी दवा देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करना है कि हमें नितिन जी अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं चिमटी मारूंगा और उनका कोई ना कोई अभी कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स आएगा। अभी वो चिमटी मारने पे थोड़ी सी आंखें खोल रहे हैं, आंखें हिला रहे हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं जैसे वो कुछ और कर रहा हूँ तो वो उनको दर्द फील हो रहा है। दर्द फील हो रहा है मीनिंग सीजर खत्म हो गया। इस कंडीशन में हमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तक वो पूरी तरह होश में नहीं आए हैं। पूरी तरह होश में नहीं आए हैं मतलब एक सीजर खत्म हो गया है लेकिन वो अभी पार्शियली कॉन्शियस है। इस कंडीशन में हमारे लिए सबसे मोस्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा उनको रिकवरी पोजीशन में डालना। रिकवरी पोजीशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उनका नितिन जी का हाथ पकड़ेंगे और पैर पकड़ेंगे और उनको हम लेफ्ट साइड करवट में लेकर टर्न कर देंगे। अब इससे क्या होता है, इनकी जो जीभ है वो सांस की नली को बंद नहीं करेगी, वो अपनी थूक बलगम को छाती में ले नहीं जाएंगे और हमें निमोनिया का रिस्क कम हो जाएगा। अभी हम इसको करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। हम नितिन जी का हाथ इस तरह पकड़ेंगे, सबसे पहले हम उनका पैर ले गए, इसको फोल्ड कर देंगे, इनको ऐसे कर देंगे। अब इससे करने से ऑटोमेटिकली आधी बॉडी टर्न हो गई है। फिर हम उनका हाथ पकड़ेंगे और इस तरह उनको इस पोजीशन में डाल देंगे। अब हमने ये रखना है कि उनका ये पैर जो है, ये नीचे वाला पैर सीधा रहेगा और ये वाला पैर इस तरह रहेगा। अब इससे क्या होता है, इनका जो शोल्डर है वो इस तरफ ड्रूपिंग रहेगा, सांस की नली ओपन रहेगी और हमें इसमें जान को खतरा या निमोनिया होने का डर नहीं होता है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि पूरी तरह होश में आने को काफ़ी टाइम लग सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर नितिन जी पिंच करने पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सीजर्स बंद हो गए हैं और हमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं चिमटी मार रहा हूँ, वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या हाथ पैर टाइट रह रहे हैं, या मुंह से झाग आ रही है, या वो सांस तेज तेज ले रहे हैं, इसका मतलब है सीजर्स अभी भी चल रहे हैं और हमें हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी करनी पड़ेगी। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि अभी हम हाथ टाइट करेंगे, हाँ, अभी 2 मिनट हो गए हैं, सीजर्स अभी भी चल रहे हैं, हम देख रहे हैं नितिन जी के हाथ कांप रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा सबसे पहले हमारी एक इमरजेंसी स्प्रे रहती है हमारे हाथ में, जिसको हम बोलते हैं मिडाजोलम स्प्रे। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक सलाइन स्प्रे है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे खोल देंगे, 2 मिनट हो गए हैं और हम इमरजेंसी मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं। तो इमरजेंसी मेडिसिन यूज़ करने से पहले हम सबसे पहले इसको अपने हाथ पे स्प्रे करके देखेंगे कि दवा निकल रही है या नहीं निकल रही है। दूसरा, तुरंत एक्सपायरी चेक कर लेंगे और फिर तुरंत हमें इसे नाक में डालना पड़ेगा। तो हम इसे नाक के पास रखेंगे और वजन के हिसाब से हम 2 या 3 बार इनके नाक में ऐसे दबाएंगे। अब इससे क्या होगा, ये इमरजेंसी नेजल स्प्रे जो है वो नाक में चले जाएगी, 1-2 मिनट में सीजर्स बंद हो जाएंगे और इससे उनका होश में आ जाएंगे। तो हम फिर से घड़ी पे नज़र रखेंगे। हमने 3 बार उनके नाक में इमरजेंसी नेजल स्प्रे दबा दी है। हम घड़ी देख चुके हैं कि ऑलरेडी दवाई देके 5 मिनट हो गए हैं और फिर भी वो कांप रहे हैं, उनके सीजर्स बंद नहीं हुए। फिर दवा देने के 5 मिनट बाद हम दोबारा सेम डोज हम फिर से रिपीट करेंगे। हम 1, 2 और 3 ये दबाएंगे। अब इससे क्या होगा, दवाई का असर इंजेक्शन 1 से 2 मिनट में शुरू होगा। हम फिर से घड़ी देखते रहेंगे कि ओके सीजर्स बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी हम देख रहे हैं अब नितिन जी के सीजर्स बंद हो गए हैं, वो थोड़े से रिलैक्स होने लग रहे हैं। फिर से हम चेक करेंगे कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं पहले जैसे चेस्ट पे कंप्रेस करूंगा। अब आप देख रहे हैं कि वो मेरा पेन फील कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और नितिन आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो आप देख रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं है। नितिन मुंह खोलोगे, नितिन मुंह खोलो, नितिन, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि वो उनको 2-3 बार बोलना पड़ा, लेकिन उन्होंने मेरा कमांड ओबे कर लिया।
तो इसके बाद वो फिर से शायद ऐसा हो जाएगा कि वो सो जाएंगे, वो बेहोशी में रहेंगे, लेकिन इस टाइम हमें घबराने वाली बात नहीं है। अब आपका नेक्स्ट सवाल रहेगा कि हम हॉस्पिटल कब शिफ्ट करें। अगर आपने 2 बार स्प्रे दे दी है और सीजर्स रुक नहीं रहे हैं, या दूसरा वो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, या उनको किसी तरह की चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे का ट्रीटमेंट हम घर पे नहीं कर सकते, आपको किसी भी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि घर पे डॉक्टर को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। हम जैसे मूवी में देखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, तो डॉक्टर आके घर पे कुछ नहीं कर सकेगा। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए तुरंत सुई लगानी पड़ेगी, इंजेक्शंस देने पड़ेंगे, जो कि कोई भी डॉक्टर कैरी नहीं करता है। तो इस केस में आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आप या तो खुद नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाइए या एम्बुलेंस को बुलाइए। अब इसमें से दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? मेरा सजेशन ये रहेगा, आप डायरेक्टली हॉस्पिटल के पास जाइए, बिकॉज अगर आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को आने में 20-25 मिनट लगेंगे, हॉस्पिटल पहुंचने में और 15 मिनट लगेंगे, तो आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने कन्वेंस के हिसाब से पर्सनल ट्रांसपोर्ट या टैक्सी लेकर तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास जाएंगे और वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब आपके लिए ये नहीं है कि मेरे डॉक्टर 25 किलोमीटर दूर रहता है, मैं उनके पास ही जाऊंगा। तो इमरजेंसी के दौरान सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल आपके लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। ऐसा कुछ नहीं कि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, हम इधर ले जाएंगे। फर्स्ट एड के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास एक सीजर इमरजेंसी प्लान बना हुआ रहना चाहिए, जिसके लिए आपके पास नियरेस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के फ़ोन नंबर्स और एड्रेसेस रेडी हो। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सपोज आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल्स पता रहने चाहिए। ओके, ये हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे 24 घंटा इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल है। तो इमरजेंसी के टाइम में सबसे पहले पैनिक ना करना, इमरजेंसी में हॉस्पिटल कहाँ ले जाओगे इसका तैयारी रखना। तीसरा, इमरजेंसी दवाइयाँ कहाँ पर है ये पता रहना। इमरजेंसी के स्टेप्स कैसे फॉलो करोगे ये स्टेप बाय स्टेप याद करना। और इसके लिए हम एक रिटन एक्शन प्लान बोलते हैं, एक प्रिंट आउट सबको प्रोवाइड करते हैं, जो आप अपने दीवार पे लगा के रख सकते हो, ताकि सब सारे मेंबर्स को पता रहे। अगर बच्चा है तो उनके स्कूल टीचर्स को पता रहे, कंडक्टर को पता रहे। अगर कोई वर्किंग एम्प्लॉय है तो उनके हस्बैंड, वाइफ और उनके साथीदार दोस्त हैं उनको पता रहे। और ये इमरजेंसी एक्शन प्लान उनके पॉकेट में हमेशा रहना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर हम उनके पॉकेट में इमरजेंसी प्लान के स्टेप बाय स्टेप सारे फॉलो कर पाए। तकिया बिल्कुल नहीं रखोगे, ये हमने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ करा है, बिकॉज तकिया नीचे रखने से क्या होता है, गर्दन हमारी थोड़ी सी बेंट हो जाती है। अगर गर्दन बेंट रही तो हमारे सांस में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा, तकिया निकाल लेंगे, गर्दन सीधी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और आप खुद चेक कर सकते हो ब्रीदिंग मूवमेंट्स देख के कि सांस में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे हम देख रहे हैं नितिन जी कंफर्टेबली ब्रीथ कर रहे हैं, थोड़ी सी सांस उनकी तेज़ है, लेकिन सांस तेज़ है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि नाक पे लेने में उनको प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है, या ज़्यादा खिंचाव तो नहीं है। अगर ज़्यादा खिंचाव है मतलब उन्होंने शायद अपनी बलगम को अंदर छाती में चली गई और निमोनिया हो गया। तो ऐसे केस में आपको अगर ज़्यादा ही सांस तेज़ चल रही है, चेहरा नीला पड़ रहा है, सांस नाक बहुत फूल रहे हैं, हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, मतलब आपके ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे केस में आप चाहे तो अगर आपके पास सैचुरेशन प्रोब है, जब पल्स ऑक्सीमीटर है तो उसमें सैचुरेशन चेक कर लीजिए। अगर आपके पास घर पे ऑक्सीजन है तो तुरंत स्टार्ट कर दीजिए और तुरंत हॉस्पिटल में ले जाइए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये और भी किसी के लिए मददगार साबित हो सके। और सेहतनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।